नवा अध्याय। कारवां चलता रहा। खैरो शर की गोद में ताजा जहां पलता रहा। काफले आते गए और कारवां चलता रहा। संसार के सभी छोटे बड़े देशों की तरह कुलूत देश में भी विभिन्न जातियों के काफले आते रहे। कभी इधर उधर से आए, कभी अपने ही बीच एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए एक संघर्ष और टकराव के बीच कई परिवर्तन हुए और हर उथल पुथल के बाद एक नया युग, एक नया देश, एक नया भूगोल बनता रहा। नई सभ्यता जन्म लेती रही और नई संस्कृति पनपती रही। कुलूत देश की कहानी में इस समय तक कौमों के जिन काफलों या जातियों के जिन गिरोहों का उल्लेख हुआ है, उनमें अधिकतर वे जातियां हैं जो वहमों, गुमान और संशय विस्मय के गोरख धंधे में उलझी हुई हैं, जिनके होने या ना होने के संबंध में कई तरह के शक पैदा हो सकते हैं, जिनके विचित्र अस्तित्व तथा गैर कुदरती काम आज के पढ़ने वालों के लिए पंचतंत्र के किस्से तथा इंद्रजाल या गुल बकावली की कहानियों से कम नहीं जान पड़ते। परंतु जातियों के जिन काफलों का या जिन जातियों का हम अब उल्लेख करने जा रहे हैं, वे उन तथ्यों के परिणाम है जिनकी इस समय तक काफी से ज्यादा ऐतिहासिक छानबीन हो चुकी है और बहुत से विद्वान और इतिहासकार जिनके संबंध में किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं और जिनके बारे में उनमें से कोई विशेष मतभेद भी नहीं है। नितांत विश्वास से तो कोई भी नहीं कह सकता कि कौन जाति कब पैदा हुई, कहां से आई और कब उसने अपने साथी और पड़ोसी लोगों पर अधिकार प्राप्त किया। परंतु परिस्थितियों और समय के परिवर्तन के आधार पर कुछ अंदाजे ऐसे लग सकते हैं जो बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। वे जातियां जिनका अब नामो निशान केवल अनुश्रुतियों तक ही सीमित हो या जिनका संस्मरण अब केवल अफसाना बनकर रह गया हो, अवश्य पुरानी हैं। और वे जातियां जिनका न केवल नामो निशान अभी बाकी है बल्कि इतिहास के मरुस्थल पर बढ़ते हुए कारवां में जिनके पद चिन्ह आज भी प्रकट हों, वे जातियां अवश्य निकटतम अतीत की यादगार होने का दावा कर सकती हैं। इसीलिए गंधर्व, किन्नर, निषाद, पिशाच, राक्षस और नाग आदि जातियों का उल्लेख हमने पहले कर दिया, क्योंकि परिस्थितियों और घटनाओं के अनुसार हमें उनका अस्तित्व तथा अधिकार कदरे देर का मालूम होता है और उनके साथ साथ चलती हुई कोल, किरात, खश और कनैत आदि जातियां जो किसी न किसी शक्ल में आज तक अपने अस्तित्व को स्थिर रख पाई हैं, निसंदेह बाद में बड़ी फैली और अधिकार में आई जान पड़ती हैं। प्राचीन कुलूत से लेकर आज के कुल्लू तक जो लोग युगों के उथल पुथल से टकराते और जमाने के अत्याचारों से आंख मचौली करते हुए बच पाए हैं, वे यहाँ के कोली हैं। यद्यपि कनैत लोग भी, जिनकी दो शाखाएं राहु और खौश कही जाती हैं, ऐसी ही घटनाओं और परिस्थितियों से दो चार होते हुए प्राचीन काल से कुलूत के रहने वाले माने जाते हैं। परंतु तथ्यों के आधार पर और ऐतिहासिक खोज की दृष्टि में कोली लोग ही कुलूत के आदिवासी स्वीकार किए जा सकते हैं, जो वास्तव में एक बड़ी कोल जाति की बची हुई निशानी और भारत भर में फैले हुए कोलारियन वंश के ही सदस्य हैं। इतिहासकारों ने यद्यपि एक मत होकर किरात और खश लोगों को भी भारत के आदिवासियों की सूची में रखा है और यह भी ठीक है कि कुलूत के किरात, कनैत, राहु और खौश भी कोलियों के साथ साथ विकास की मंजिलें पार करते रहे हैं। फिर भी ना तो कुल्लू के कोलियों को और ना कनैतों, खशों को सरकार की उस सूची में जगह मिली है और ना वे सुविधाएं मिली हैं जो केंद्रीय और राज्य सरकारों ने अन्य अनुसूचित जातियों को दी है। कुल्लू के कोलियों को केवल हरिजन मानकर सिर्फ उन्हीं सुविधाओं का हकदार समझा गया है जो आम हरिजनों को प्राप्त है। हालांकि कुल्लू के कोली उस बड़ी कोल जाति की दूसरी शाखाओं संथाल, गौंड, मुड़िया आदि से मिलते जुलते हैं। संभवतः ये इसलिए हो कि उत्तर पश्चिम में यारकंद यानी आर्यखंड, समरकंद यानी सुमेरखंड, गंधार यानी कंधार, अफगानिस्तान यानी आर्यस्थान, ईरान यानी आर्यान आदि की ओर से आए हुए आर्यों की भाषा और संस्कृति को कुल्लू के इन आदिवासियों ने सबसे पहले स्वीकार किया हो और सबसे पहले ये लोग आर्य सभ्यता के प्रभावाधीन आए हों।
ऋग्वेद की ऋचा के हवाले से हम पिछले अध्याय में यह सिद्ध कर चुके हैं कि शंबर को कोलितर अर्थात कोल या कोली कहा गया है और यही शंबर था जिसने 40 वर्ष तक आर्य राजा दिवोदास और दूसरे आर्य जनपदों के दांत खट्टे किए। यद्यपि तब सभी आर्य शत्रुओं को दस्यु कहा जाता था, परंतु शंबर का उल्लेख विशेषतः कोलित्रम के रूप में यह सिद्ध करता है कि वह कोल राजा था और इन्हीं पहाड़ों का राजा था जिनमें कुल्लू और कांगड़ा शामिल थे। श्री राहुल अपनी पुस्तक ऋग्वैदिक आर्य के पृष्ठ 40 पर लिखते हैं कि शंबर विपाश और परुष्णी अर्थात व्यास और रावि के इर्द गिर्द सारे पहाड़ों पर राज्य करता था। क्योंकि ऋग्वेद काल से लेकर इस सारे पहाड़ी प्रदेश पर कोल राजा शंबर और उसके लोगों का अधिकार था, इसलिए कुल्लू के कोली अवश्यमेव उस कोल जाति से संबंधित हैं। स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल के दूसरे दौर से जो लोग कुलूत में आबाद रहे हों वही वास्तव में यहाँ के आदिवासी कहलाए जाने के अधिकारी हैं। और सच तो ये है कि कुल्लू के कोली लोग प्रमाणित इतिहास के शुरू दौर में इस इलाके के मालिक रहे हैं। इस विचार की पुष्टि में डॉक्टर MS रंधावा अपनी पुस्तक फार्मर्स ऑफ इंडिया के पृष्ठ 189 पर लिखते हैं, यह विश्वास किया जाता है कि पंजाब के पहाड़ी इलाके में किसी समय असल कोलारियन अर्थात कोल लोग आबाद थे, जो उसी गिरोह में से थे जिसमें मध्य भारत और बिहार के कोल थे। वर्तमान कोली अवश्य ही उन्हीं में से हैं। डॉक्टर रंधावा ने पंजाब के पहाड़ी इलाकों में आबाद कोली लोगों को असल कोलारियन लिखकर न केवल ऋग्वेद की उपरयुक्त ऋचा की ठीक व्याख्या को विश्वसनीय बना दिया है, बल्कि पहाड़ी प्रदेश की मौजूदा कोलियों की मूल वास्तविकता और ऐतिहासिक महानता को भी उजागर करने में सहायता दी है। अब हम ये निश्चय से कह सकते हैं कि जब सप्त सिंधु ही आर्यवर्त था, जब इतना बड़ा भारतवर्ष कल्पना में भी विद्यमान न था, जब आर्यों का सबसे पहला टकराव दस्यु लोगों से हुआ था, तब कांगड़े और कुलूत की पहाड़ियों का कोलित्र अर्थात कोल राजा शंबर इस प्रदेश के 100 मजबूत दुर्गों का मालिक था और ये कोल लोग इस भूखंड के शासक थे। तब कोल जाति अछूत नहीं थी, कमजोर नहीं थी, पिछड़ी नहीं थी, अनुसूचित नहीं थी। आर्यों से 40 वर्ष तक लगातार लोहा लेने वाले लोग जरूर वीर थे, परिश्रमी थे और योद्धा थे। प्रतीत होता है कि ये लोग युद्ध नीति और शास्त्र विद्या में भी बड़े चतुर और प्रवीण थे। अन्यथा ऋग्वेद की सैकड़ों ऋचाओं में आर्य लोग अपने देवताओं से इन दस्यु शत्रुओं को नाश करने की प्रार्थनाएं करते दिखाई न देते। निर्माण कार्य में दक्षता का प्रमाण उनके वे 100 दुर्ग थे जिन्हें जीतने के लिए आर्यों को अपने देवता इंद्र की बार बार शरण लेनी पड़ी थी। इन सारी घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन कोल दस्यु लोगों की अपनी एक अलग संस्कृति थी। ये महाकाल या महादेव को मानते थे, नागों के भी उपासक थे। महादेव को, जिसे बाद में आर्यों ने शिव का नाम दिया, ये लोग लिंग के रूप में पूजते थे। इसीलिए इन्हें शीशन देव कहा जाता था, अर्थात लिंग को देवता मानने वाले। सिंधु उपत्यका के जिस सभ्यता को सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है और जिसे द्राविड़ों से संबंधित किया जाता है, उसके कई पहलुओं को बनाने और संवारने में कोलों का भी भाग था। परंतु खेद है कि इनकी वीरता, साहस और योग्यता की किसी ने प्रशंसा नहीं की। इनकी युद्ध कुशलता को किसी ने सराहा नहीं और इनके निर्माण कार्य कौशल होने की किसी ने दाद नहीं दी। इनकी सभ्यता और इनके देवता का मजाक, इनके रंग और इनकी भाषा की खिल्ली उड़ाई गई और जो भी अपमानजनक शब्द इनके लिए प्रयुक्त हो सकते थे वे आर्यों ने इनके लिए किए। इन्हें काली चमड़ी, भद्दे नाक और असभ्य, अशिष्ट लिंग पूजक कहकर घृणा का पात्र समझा जाता था। आप दूर क्यों जाते हैं? वर्तमान के इतिहास में जो बर्ताव गौर वर्ण अंग्रेज ने भारतवासियों से किया है, ठीक वही बर्ताव उस समय के आर्यों ने इन दस्युओं लोगों से किया, जिनमें कोल, किरात, द्राविड़, भील सभी शामिल थे। आजादी के पहले इंग्लैंड के होटलों के बाहर नोटिस बोर्ड पर लिखा होता था कि कुत्ते और हिंदुस्तानी अंदर नहीं आ सकते। ठीक इसी तरह श्री KM पानीकर अपनी पुस्तक सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री के पृष्ठ 5 पर ऋग्वेद की एक ऋचा का नमूना पेश करते हैं, जिनमें
आर्य ऋषि प्रार्थना करता है कि हे देव, जो लिंग अर्थात जनन इंद्रियों को देवता मानते हैं उन्हें हमारे आश्रमों की सीमा में प्रवेश न करने दें। अतः इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि कोल लोगों से ऐसा बर्ताव हुआ, क्योंकि प्रत्येक विजेता और शासक अपनी पराजित जनता से ऐसा ही बर्ताव करता है। 5वीं सदी ईस्वी में सफेद हुणों ने पंजाब में और मेहर कुल ने कश्मीर में क्या किया। आज चीन तिब्बत में दलाई लामा के अनुयायी तिब्बती नस्ल के लोगों से क्या कर रहा है। रूस की क्रांति में जार की जनता पर क्या गुजरी। हंगरी के धार्मिक प्रचारकों की क्या दुर्गति बनी। शांति और प्रेम की मूर्ति मसीह के नाम लेवाओं ने अफ्रीका और अमेरिका के निग्रो लोगों पर क्या अत्याचार नहीं ढाए। आजकल पाकिस्तान में हिंदुओं पर क्या बीत रही है, यह सब तो अभी इस सदी और बिल्कुल हाल ही की घटनाएं हैं, जो हमें इस बात के समझने में सहायता देती है कि प्रत्येक विजेता शासक पराजित जनता को उसकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास करता ही है, और फिर पराजित लोगों से इतिहास भी न्याय नहीं करता, क्योंकि उसे लिखने वाले इतिहासकार भी तो हमेशा विजेता जाति के सदस्य ही होते हैं, जिन्होंने मुकाबले के शत्रु को सदा निकृष्ट से निकृष्ट और घृणित से घृणित दिखाने के प्रयत्न किए हैं। यहाँ तक कि रावण जैसे विद्वान व्यक्ति को, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसे 4 वेद और 6 शास्त्र ज़बानी याद थे, 10 सिरों वाला राक्षस बनाकर रख दिया। आजकल की नाम निहाद वैज्ञानिक सभ्यता ने भी तो जापान के जनरल टोजो को युद्ध का अपराधी घोषित करके फांसी पर चढ़ा दिया। हालांकि हिरोशिमा और नागासाकी के हजारों निर्दोष मरने वालों की आत्माएं आज भी पूछी जाएं तो वे बता सकती हैं कि युद्ध का अपराधी कौन था। हिटलर और मसोलिनी भी युद्ध अपराधी घोषित किए जा चुके हैं, परंतु यदि वही लोग युद्ध में विजेता होते तो इतिहास किसी और ढंग से लिखा गया होता। बहरहाल, कोल लोगों की बहादुरी की कहानी क्रम में ना भी लिखी हो तो भी ऋग्वेद की सैकड़ों ऋचाएं जो वैदिक आर्य ऋषियों ने निर्माण की है, उनकी परेशानी को प्रकट करती हैं, और उनसे निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि जब उन दस्यु लोगों से लड़ाई करते हुए आर्यगणों को हर क्षण अपने देवताओं से सहायता के लिए प्रार्थना करनी पड़ती थी, तो दस्यु लोग अवश्य वीर थे। परंतु जिस तरह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद, जिसे अंग्रेजों ने सैनिक विद्रोह का नाम दिया है, यूपी के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए घसियारा बनाकर रख दिया। ठीक उसी तरह आर्य विजयों के तेज बहाव में एक लंबे संघर्ष के बाद जब कोल पराजित हुए तो उनकी बहुत सी जनसंख्या समाप्त हो चुकी थी। उनके अच्छे अच्छे वीर और नेता 40 वर्षीय युद्ध में मिट गए थे। इसी 40 वर्ष की अवधि में कोल जाति के जिन लोगों ने आर्य सभ्यता को स्वीकार किया, उनका वर्तन बर्ताव मेलजोल किसी हद तक आर्यों से हो गया, और जिन लोगों ने विरोध जारी रखा या कहीं भाग निकले, उन्हें समाज में न केवल निकृष्ट स्थान मिला, बल्कि धीरे धीरे वे अछूत बना दिए गए, और फिर हमेशा के लिए उनके उन्नति के मार्ग सामाजिक जीवन में सीमित हो गए। आज के कोली इसीलिए उस वीर कोल जाति के सदस्य होते हुए भी इस कदर पिछड़े हैं, इतने कमजोर और निकृष्ट हैं, क्योंकि शंबर युद्ध के बाद भी सदियों इनका टकराव जारी रहा। केवल 1000 वर्ष की दास्ता के बाद यदि समूचे रूप में भारतीय जनता की अवस्था संसार में इतनी निकृष्ट हो सकती है, हजारों वर्षों की दास्ता के उपरांत बेचारे कोली लोग क्या सिर उठाने की ताब ला सकते हैं। ये तो इनका साहस है कि ये आज तक जीवित हैं, अन्यथा असंख्य जातियां, बेशुमार कौमें पिछले 2-3 हजार वर्षों में अपना अस्तित्व खो बैठी हैं, मर मिट चुकी हैं, और अब उनका नामो निशान भी बाकी नहीं है। वस्तुतः ऋग्वैदिक काल में ये लोग अछूत नहीं माने जाते थे। ये उल्लेख आता है कि शंबर के पुत्र वेद को ऋषि विश्वामित्र ने पाला, और ऐसा भी लिखा है कि शंबर कन्या उग्रा की कोख से ऋषि विश्वामित्र का पुत्र शुनहशैप पैदा हुआ था, जिसे पैदा होते ही अजिगर्त ब्राह्मण का जाहिर किया गया था। बाद में अजिगर्त ने 100 गौओं के बदले में इस लड़के को राजा हरिश्चंद्र के नरमेद यज्ञ के लिए बेच दिया था। इस नरमेद को ऋषि विश्वामित्र ही संपन्न करवा रहे थे। ये ज्ञात हो जाने पर कि शुनहशैप उनका ही पुत्र है, उन्होंने उसे वरुण देवता से क्षमा दिला दी। राजा हरिश्चंद्र का जलोदर ठीक हो गया और विश्वामित्र ने लड़के का नाम देवव्रत रखकर उसे अपना पहला उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस कहानी के अनुसार
शंबर कन्या उग्रा की कोख से पैदा हुआ लड़का ऋषि विश्वामित्र का उत्तराधिकारी बन सकता था, तो प्रकट है कि उस युग में दस्यु लोगों को अछूत नहीं माना जाता था। ऋषि विश्वामित्र ने तो दस्यु लोगों को आर्य संस्कृति की गोद में लाने का पूरा प्रयत्न किया था। प्रोफेसर रेगोजिन के अनुसार दाश राज्य में भाग लेने वाले 10 आर्य जनपदों में से अणु जनपद कालार्यन था, अर्थात कोल से आर्य बना था। इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण आज भी विद्यमान है कि जिला कांगड़ा की पालमपुर तहसील में 10,000 के लगभग ऐसे कोली हैं जो कुल्लू, हिमाचल और गढ़वाल के बाकी कोलियों की तरह हरिजन नहीं हैं। गुड़गांव जिला में भी एक बड़ी आबादी कोलियों की है जिन्हें अछूत नहीं माना जाता। कह नहीं सकते कि कश्मीर में कोल ब्राह्मणों का इस प्राचीन कोली जाति से क्या संबंध है, फिर भी हो सकता है कि नाग ब्राह्मणों की तरह ये भी कोल ब्राह्मण हों। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि महात्मा बुद्ध की माता इसी कोलार्यन जाति से थी। डॉक्टर रंधावा इसी संबंध में आगे चलकर लिखते हैं कि इन कोलियों की विशेष रूप से उपजातियां डूमना, कहार, गुजर, लोहार, बोहरा, ठाकर और नाई है। अब इन उपजातियों में से 1-2 के सिवाय बाकी सब स्वर्ण हिंदू हैं। स्पष्ट है कि जिस जाति की उपजातियां स्वर्ण हों उसके लिए हरिजन होने की पाबंदी कब और कैसे होगी, और जहां से हरिजन कहलाई वे दुर्भाग्य और परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारणवश हुई होंगी। अन्यथा इस सारे विवरण से यह सिद्ध होता है कि इस पहाड़ी प्रदेश की ये कोली जाति मूल रूप में उस उच्च कोल जाति की टिमटिमाती हुई रोशनी है जिसने आर्यन टकराव के पहले कभी हिमालय और उसकी तराई में चिरकाल तक शासन किया है। अतः यही लोग यहाँ के आदिवासी हैं। इनकी कहानी ही वस्तुतः कुलूत देश की मूल कड़ी है। कोली, कोल, कुलूत। इतिहासकारों तथा मानव समाज की खोज करने वालों ने मानव वंश को शारीरिक गठन, रीति रिवाज तथा कई प्रकार की भिन्नताओं के आधार पर विभिन्न गिरोहों में विभक्त करने का प्रयत्न किया है। यद्यपि मानव गिरोहों और जातियों के हजारों वर्षों के आपसी मेल मिलाप से मानव वंश इस कदर सम्मिश्रित हो चुका है कि कोई भी गिरोह या जाति रक्त शुद्धि का दावा नहीं कर सकती, फिर भी आमतौर पर कुछ विशेषताएं और भिन्नताएं ऐसी हैं जिनसे स्पष्ट रूप से एक दूसरे के बीच लकीर खींची जा सकती है। उदाहरणार्थ, निग्रो जाति का काला रंग, घुंघराले बाल तथा मोटे मोटे होंठ और मंगोलियन नस्ल का पीला रंग, चपटा नाक, आंख के पपोटों का उभार स्पष्ट रूप से एक दूसरे को अलग करते हैं। सबसे पहले हर्बर्ट रिजले ने 1891 में मानव जाति को 3 मुख्य जातियों अर्थात द्राविड़, इंडो आर्यन और मंगोलियन में विभक्त किया था। एक और विद्वान हेडन के अनुसार भारत में पहले द्राविड़ और फिर आर्य जातियां बसती थी और फिर इनके मेल मिलाप से बहुत सी नई जातियां पैदा हुई। हेडन ने मंगोलियन नस्ल को अपनी रिसर्च में कोई जगह नहीं दी, अतः उनका यह अनुसंधान पूर्ण नहीं माना जा सकता। एक और विद्वान हट्टन ने भारतवर्ष में सबसे पहले निग्रो जाति का आना बताया है और फिर इसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड अर्थात कोल। हट्टन ने जातियों के और भी गिरोह स्वीकार किए हैं और फिर इसके इस सिद्धांत को बाद में विद्वानों और इतिहासकारों ने भी लगभग स्वीकार किया है। हाल के वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार मानव वंश को 6 गिरोहों में बांटा गया है, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड दूसरे स्थान पर है। ये वही कोल जाति है जिसका उल्लेख हम इस अध्याय में ऊपर कराए हैं। वैदिक एज के लेखक का विचार है कि ये ऑस्ट्रेलाइड लोग पश्चिम की ओर से भारत में आए और बढ़ते बढ़ते ऑस्ट्रेलिया और उसके पड़ोसी देशों तक पहुंच गए। यह आर्यों की विजय से बहुत पहले की बात है और इसी से दस्यु राजा शंबर से आर्यों की मुठभेड़ का समर्थन हो जाता है। प्रोफेसर रेगोजिन के अनुसार ये कोलारियन लोग पूरब से आए। आसाम, बंगाल से बढ़ते बढ़ते ये पंजाब तक पहुंचे, जहां इन्होंने जंगल साफ किए और साधारण खेतीबाड़ी आरंभ की। इसकी पूर्ण पुष्टि J.F. हेविट ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में की है, जिसकी रिपोर्ट जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में 1882 और 1889 में छपी। कोलारियन लोगों का टकराव द्राविड़ों से हुआ और इस संघर्ष में द्राविड़ लोग उन्हें धकेलकर पंजाब के पहाड़ों और घने जंगलों तक ले आए
और संभवतः यही समय था जब कोलारियन नस्ल के ये कोली लोग सतलुज, व्यास और रावी की अत्यंत दुर्गम और कठिन घाटियों, वादियों में आकर बसे। यहां उन्होंने अपने आप को अधिक सुरक्षित भी पाया होगा और उससे आगे जाने का उनमें साहस भी न रहा होगा। इससे आगे उनका मुकाबला किरात लोगों से था, जो स्पीति और चंद्रभागा के ऊपर के भागों में आबाद थे। ये दुर्गम घाटियां और पेचदार वादियां कोलारियन स्टॉक के लोगों की हिमालय के अंतरीय उपत्यका में अंतिम शरण ली। क्योंकि इस इलाके का नाम कुलांत पीठ भी परंपरा अनुसार ही पड़ा होगा, इसलिए हो सकता है ये शब्द कुलांत की बजाय कोलांत हो, अर्थात कोल लोगों का अंत या अंतिम सीमा। कोलारियन गिरोह के ये लोग यदि यहाँ आकर कोल कहलाए तो कोई संदेह की बात नहीं। यूं भी तो कुल्लू के लोगों को कोले ही कहा जाता है। फानाइमस्टेड नाम के एक विद्वान ने भारत की जातियों को जिन 3 भागों में बांटा है, उनमें दूसरी उपजाति का नाम उसने कोलिड रखा है। इसी को दूसरे विद्वानों ने ऑस्ट्रोलाइड या कोल कहा है। कोलिड, कोलितर, कोलित और कुली निसंदेह एक ही प्रकार के नाम हैं। भारत के आदिवासी नामक पुस्तक के लेखक श्री योगेश अटल अपनी पुस्तक के पृष्ठ 18 पर लिखते हैं कि आदिवासी भारत के 2 प्रसिद्ध कबीले संथाल और होकालिड उपजाति के सदस्य हैं तथा ये बात असंख्य विद्वानों ने भी स्वीकार की है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड या कोल जाति की सबसे पुरानी उपजाति संथाल लोग हैं, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में आबाद हैं। इनके रीति रिवाज, रहन सहन और भाषा आदि की कितनी ही समानता कुल्लू के लोगों के रीति रिवाज में आज तक विद्यमान है। केवल संथालों के ही नहीं, भारत के दूसरे आदिवासियों के भी कितने ही रिवाज कुल्लू में आम लोगों में पाए जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि कुल्लू के आज के लोग सभी आदिवासी हैं। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि कुल्लू देश की आज की सभ्यता पर इन आदिवासी रीति रिवाजों और उनके रहन सहन की छाप अवश्य यहाँ के कोली आदिवासियों की देन है। संथालों तथा अन्य आदिवासी जातियों ने आर्य संस्कृति को बहुत कम अपनाया है, इसलिए उनके आज के रीति रिवाज की झलकियां कुलूत देश में आज भी प्रचलित हों तो विश्वास करना चाहिए कि वह उनकी ही किस्म के लोगों के कारण यहाँ रिवाज पा गई होंगी और फिर धीरे धीरे कुल्लू के सारे समाज ने उन्हें किसी न किसी रूप में आज तक अपनाए रखा है। इस बात से तो इनकार हो ही नहीं सकता कि प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड अर्थात कोलों का शमान धर्म केवल कुलूत में ही नहीं, तिब्बत तथा चीन तक भी कभी फैला हुआ था और जिसे कोल तथा किरात लोगों के पारस्परिक मेल मिलाप ने दूर दूर तक प्रभावशाली बना दिया था। अच्छी और बुरी आत्माओं की पूजा, भूत प्रेत, चुड़ैल, जादू टोनों में संथाल तथा अन्य आदिवासी लोगों का आम विश्वास है। ये सब वे बुरी रूहों के संकटप्रद प्रभाव के डर कर और उनसे बचने के लिए करते हैं। जंगल, पहाड़, झील, बड़ी सी चट्टान, बहुत बड़ा वृक्ष, नदी, नाले, सब में वे भूत आत्माओं को स्थित मानकर उनकी पूजा करते हैं। इनके यहाँ एक कबीले का देवता, एक गांव का देवता और एक घर का कुल देवता होता है। ये सब आस्थाएं और रिवाज कुल्लू में भी प्रचलित है। यद्यपि इनमें से कई एक रिवाजों पर बाद में आर्य सभ्यता की छाप पड़ी और उनका थोड़ा सा रूप और नाम बदल गया। थान, पताल तथा जोगरू देव निसंदेह कोल सभ्यता की स्पष्ट निशानियां हैं। कुल्लू के प्राचीन मंदिरों एवं देवस्थानों में कई जगह बड़े बड़े वृक्षों में लोहे की कीलें, लोहे की चिड़िया, सांप और त्रिशूल आदि गाड़े हुए नजर आते हैं। ये पूर्णतः कोल सभ्यता के प्रमाण हैं। प्रोफेसर रेगोजिन का कहना है कि कोल लोग जब आरंभ में जंगलों में आबाद होने लगे तो उन्होंने उस क्षेत्र के सबसे बड़े वृक्ष को उस जंगल का देवता मान लिया। वे जंगल की उस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए उसे सजाते और अपनी झोंपड़ियां बनाने तक उसी के नीचे डेरा डाल देते। इस रिवाज की एक हल्की सी झलक आज भी तिब्बती बौद्धों के तंबुओं के पास गाड़ी हुई एक लंबी और ऊंची सी शाखा में देख सकते हैं, जिसमें कुछ घास और कुछ रंग बिरंगी झंडियां लहराती हैं। कुलूत तथा इसके इर्द गिर्द के पहाड़ी प्रदेशों में मरे हुए की याद में ओड़ी रखने का एक साधारण सा रिवाज था। अब भी कहीं कहीं और कहीं तो किसी ऊंचे दर्रे पर जाते हुए जिंदा आदमी भी अपनी निशानी के रूप में एक लंबा सा पत्थर जमीन में गाड़ देता है और ये उसकी ओड़ी कहलाती है। पुराने राजाओं,
राणों और ठाकुरों के मरने पर भी उनकी ओड़ियां रखने का रिवाज था। उझी नगर में जो कुल्लू के राजाओं की 1400 वर्ष तक राजधानी रहा है, आज भी राजाओं की ओड़ियां वृषकुंड के स्थान पर गड़ी हुई प्राचीन कोल परंपराओं की याद दिलाती है। अलेऊ के स्थान पर झीणा राणा के कुल के सदस्यों की ओड़ियां आज भी गांव के पास छोटे से मैदान में खड़ी हैं। इसी तरह ऊंचे पहाड़ों के दर्रों पर लगभग सभी जगह इस तरह गाड़े हुए पत्थरों के ढेर और पंक्तियां दिखाई देंगी। ये सब प्राचीन कोल सभ्यता की मुंह बोलती तस्वीरें हैं। कुल्लू के कोलियों में तथा अन्य हरिजनों में घर के किसी सदस्य के मरने पर उसकी याद में सड़क या रास्ते के किनारे कहीं पत्थरों का चबूतरा, पानी के चश्मों पर पत्थरों की बैठक या किसी रास्ते का बनाना या बावड़ी की मुरम्मत करना आदि रिवाज भी कोल संस्कृति के शेष चिन्ह हैं। गोंड, भील और कोलों की तरह ही एक आदिवासी उपजाति का नाम खोंद भी है। श्री J.M. घुरैया ने मिस्टर रसल और श्री हीरा लाल की पुस्तकों का हवाला देते हुए लिखा है कि ये लोग अपने आप को कुइलोक कहते हैं। इस शब्द के सामने आने से एक और राज से पर्दा हट जाता है। अपनी पुस्तक के पृष्ठ 21 पर हम रामायण के किष्किंधा कांड में दर्ज श्लोक का हवाला देकर यह सिद्ध कराए हैं कि वृहत संहिता में दर्ज उत्तर पश्चिम की जातियों में कुलूत शब्द को ही रामायण के इस श्लोक में कोलुक लिखा गया है। परंतु ऊपरयुक्त प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट जाति की खोंद उपजाति के लोग यदि अपने आप को कुइलोक कहते हैं तो फिर रामायण की ये कोलुक जाति वास्तव में यही कुइलोक जाति है, क्योंकि श्री घुरैया के अनुसार इस खोंद उपजाति के लोग प्राचीन कबायली परंपराओं से आज भी परिचित हैं। उन्हें उनकी भाषा में कुतिया खोंद अर्थात पहाड़ी खोंद कहते हैं। शब्द खोंद तो संभवतः इस उपजाति ने मध्य भारत की ओर जाकर अपनाया हो। हाँ, उनकी अपनी अनुश्रुतियों के अनुसार वास्तव में वे कुइलोक अर्थात कोलुक है और आरंभ में हिमालय के पहाड़ों में रहते होंगे। इन्हीं लोगों में मानव बलि का भी रिवाज था। ये रिवाज कुल्लू भर में आज भी है, जिसे काहिका कहते हैं। कुइलोक और काहिका शब्द भी आपस में कुछ ना कुछ मिलते हैं। इसलिए हो सकता है कि कोलारन जाति की ये कोई उपजाति ही रामायण के अनुसार उत्तर पश्चिम में आबाद कोलुक जाति हो। कुइलोक से बिगड़कर या संक्षिप्त होकर कोली शब्द का बनना भी ठीक संभव है। आउटर सिराज में कोयल नाम का गांव और ऊझी नगर में एक चश्मे का नाम कुईबाई और कोइशी नाम की कुल भी कुइलोक जाति की संभवतः किसी भूली बिसरी कहानी की कड़ियां हैं। श्री घुरैया अपनी पुस्तक द शेड्यूल्ड ट्राइब में लिखते हैं कि कोल गांव के मुखिया को वे लोग महतो कहते हैं। कुल्लू के इतिहास में भी इस शब्द की छानबीन से हमें पता लगता है कि किसी समय यहाँ भी गांव या रियासत के मुखिया को मोहंता कहते थे। भोसल राणा के शासनकाल में जिसकी राजधानी अपर कुल्लू में बड़ाग्रां के स्थान पर थी, उसका एक मुहलग मंत्री हुआ जिसका नाम टीटा था। उसे मुखिया के रूप में टीटा मोहंता कहते थे। शब्द मोहंता तथा कोल गांव का मुखिया महतो मूल रूप में और अर्थ की दृष्टि से एक ही शब्द है। इसी तरह कोल भाषा में वंश को कुली कहते हैं। कुल्लुई भाषा में भी कुली ही कहते हैं। कुली मोंजे का ता बेली मोंजे तोमड़ा एक कुल्लुई मुहावरा है। किसी कुल में पैदा हुए किसी मूर्ख सदस्य को कुली मोंजे का अर्थात कुल में पैदा हुआ कौवा कहते हैं। कोल भाषा में स्तंभ को थंबा कहते हैं, जबकि कुल्लुई भाषा में भी थोंबा कहते हैं। कोल गीतों को खम्बोई कहते हैं। इसी तरह कुल्लू की प्राचीन देहाती भाषा में भी गीत को खमोई कहा जाता है। कोल लोग अंदर शब्द के लिए भीतर कहते हैं, जबकि कुल्लुई में भीतरे कहा जाता है। देवता के लिए कोल भाषा में देव और देवता के स्थान को देवथान कहते हैं। ठीक इसी तरह कुल्लुई भाषा में देवता को देव, उसके स्थान को देवथान ही कहते हैं। नारायण को भी कोल लोग सूर्य देव मानते हैं और कुल्लू में भी ठारा नाग ठारा नारायण मानते हैं। नारायण के मंदिर के पास के चश्मे को कुल्लुई भाषा में नारायणी कहते हैं। डी या दा कोल भाषा में पानी को कहते हैं, इसलिए नारायणी का अर्थ हुआ नारायण का पानी। कोल लोग चंवर का भी प्रयोग करते हैं, जिसे कुल्लुई भाषा में चौरी कहते हैं, जो सुरा गाय की धूम से बनती है। बड़ा देव और महादेव के साथ साथ कोल लोग देवी और नागों के भी उपासक हैं और ये उपासना कुल्लू में भी आज तक प्रचलित है। कोल लोगों के मंदिर छोटे छोटे होते हैं। इसी तरह
कुल्लू में भी मंदिर प्रायः छोटे छोटे होते थे, जिन्हें डेहरू या डेहरी कहा जाता था। बड़े बड़े मंदिर तो मानव की सूझबूझ के साथ बड़े बने हैं, अन्यथा आज भी इन पहाड़ी प्रदेशों में कई एक बड़े वृक्ष के नीचे डेहरी बनी हुई नजर आएंगी। कहीं घर की छत पर एक डेहरी होगी और उसमें एक सफेद पत्थर, मेढ़े के सींग और लोहे की चिड़िया लगी हुई नजर आएंगी। सड़क के किनारे कहीं छोटा सा डेहरू बना हुआ देखेंगे। उसके दरवाजे पर लकड़ी में खुदी हुई नागों की तस्वीरें, सूर्य का चित्र और लोहे या टीन की चादर के काटे हुए सर्प लटके हुए नजर आएंगे। ये सब कोल सभ्यता के स्पष्ट और सीधे साधे चिन्ह हैं। संथाल और मुंडा जातियों में त्योहार को पर्व कहते हैं और कुल्लू में भी पर्व कहा जाता है। जैसे दियोड़ी पर्व, सावन महीने के एक त्योहार को कोल लोग सोहराई कहते हैं और कुल्लू में भी यही त्योहार शौरी साजा और शौरी जाच के नाम से प्रसिद्ध है। कुल्लू भर के विभिन्न स्थानों पर सावन जात्र के नाम से भी मेले लगते हैं। संथाल लोग प्रायः संक्रांत को त्योहार मनाते हैं, जिस तरह कुल्लू के लोग प्रायः महीनों की संक्रांत को मनाते हैं। मुंडा जाति में एक त्योहार का नाम फागु है और कुल्लू में फागली और फागु जाच सबसे प्राचीन त्योहार है। फागली के अवसर पर कुल्लू और सिराज में नाचने वाले जिस तरह घास के घाघरे पहनते हैं, उसी तरह का लिबास पुराने समय में कोल, भील और गोंड लोगों का था। अराओं कबीलों में त्योहार को जात्र कहते हैं और कुल्लू में जाच कहा जाता है। कोलों में एक त्योहार का नाम सालो कालनो होता है, जिसमें लोग नशा पीकर शर्म और लज्जा त्याग कर नाचते कूदते और बकवास करते हैं। बिल्कुल यही त्योहार एक या दूसरे रूप में इस पहाड़ी प्रदेश में कहीं कहीं मनाए जाते हैं। रूपी में सदियाल और ऊझी में गनेड़ इन त्योहार के प्रसिद्ध नाम हैं। यद्यपि रूपी के सदियाले अब अच्छे भले मेलों में बदल चुके हैं, परंतु होते ये सभी मेले रात को हैं। लगवादी में भी प्रायः मेले रात को होते हैं। पुराने समय में इन त्योहारों में गंदमंद खुले तौर पर बोला जाता था। उजी नगर में गनेड़ के अवसर पर, जिसका उल्लेख पहले नागों के संबंध में आ गया है, एक समय अब भी 12 माह शर्म और लज्जा को त्याग कर बोले जाते हैं और दोहराए जाते हैं। कोल लोग स्थायी रूप से काश्तकार न थे, बल्कि जगह जगह खुले जंगलों को साफ करके अन्न पैदा करने के अभ्यासी थे। इसलिए इस पहाड़ी प्रदेश में भी बहुत कम भूमिपति बन सके। यदि कहीं थे भी तो बाद में आर्यन विजेताओं ने उनसे या तो छीन लिए या वे स्वयं छोड़कर कहीं दूसरी जगह भाग गए। हाँ, इतिहासकारों का विचार है कि भूमि की बटबंदी और खासकर धान लगाना और उसके लिए जमीन को उचित ढंग से तैयार करना वर्तमान लोगों को कोल लोगों से उत्तराधिकार में मिला है। इसी तरह 20 तक की गिनती, दिनों और महीनों के नाम पर बच्चों के नाम रखना और मरने पर बकरा काट कर शुद्धि करना भी कोल सभ्यता की ही देन है। मध्य भारत की कुछ कोल और मुंडा जातियों में गांव के बड़े देवता को बड़ा देव कहा जाता है और कुल्लू भर में मलाना गांव के देवता को भी बड़ा देव कहा जाता है। तारापुर कोठी में भल्याणी गांव के देवता का नाम ही बड़ा देव है। यह सांझी धार्मिक सभ्यता भी इस पहाड़ी प्रदेश में कोल या ऑस्ट्रोलाइट लोगों की गहरी छाप को प्रकट करती है। इसी प्रकार मिस्टर एल्विन ने भी अपनी पुस्तक द ट्राइबल वर्ल्ड के पृष्ठ 171 पर लिखा है, मध्य भारत के बहुत से आदिवासी लोग अपने देवता को महादेव कहते हैं और वास्तविकता ये है कि महादेव कल्पना ही मूल रूप में आदिवासियों की है। महादेव को शिव और शंकर के रूप में आर्यजनों ने बाद में अपनाया। कुल्लू में भी परिस्थितियों तथा स्थानों के आधार पर विभिन्न नामों से महादेव की पूजा आर्यों से पहले की सभ्यता की ओर इशारा करती हैं। बिजलेश्वर महादेव का वर्णन हम पिछले किसी अध्याय में कराए हैं, जो सृष्टि के आदिकाल में व्यास और पार्वती के संगम के ठीक ऊपर वाले शिखर पर प्रकट हुआ था। कुल्लू के वैष्णव मंदिरों में होली के अंतिम दिन फाग जलाना और विशेष रूप में जलती हुई फाग के ठीक बीच में खड़ी किए हुए लकड़ी के स्तंभ पर बंधे हुए पैसों की पोटली के लिए 2 दलों में मुकाबला होना बिहार और उड़ीसा की संथाल आदि उपजातियों की होली का अंग है। जान पड़ता है कि यह रिवाज यहाँ बिहार से आए वैरागी साधुओं की मार्फत पहुंचा। तब यह स्पष्ट है कि यह कुल्लू में कोल संथाल संस्कृति की नकल है। निर्मंड में दियाली के समय वहां के आदिवासियों, कोलियों और खशों में जो मुकाबला होता है और जिस प्रकार कोली लोग लकड़ी और रस्सियों के सांप बनाकर नाचते हैं और जलते हुए घियाने के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सब इस पहाड़ी प्रदेश में कोल सभ्यता के स्पष्ट प्रमाण हैं।
इसी तरह कोठी सारी में एक रिवाज है कि सावन और भादों में एक नियत दिन लोग पहाड़ की चोटी पर जोगनियों की यात्रा को जाते हैं। वापसी पर नौजवान लोग शिखर से नीचे की ओर दौड़ लगाते हैं। रास्ते में दोनों तरफ नौजवान लड़कियां हाथों में कांटेदार लकड़ियां लिए खड़ी रहती हैं। जो भी युवक साहस करके उनके बीच में से गुजरने का प्रयत्न करता है उसे मार्ग के दोनों ओर की लड़कियां कांटेदार झाड़ियों से मारती हैं और नौजवान बचता हुआ नीचे की ओर भागता हुआ चला जाता है। कुछ नौजवान तो पहली ही मार में रह जाते हैं, कुछ बीच में जाकर कांटों से छलनी होकर रास्ते से हट जाते हैं और इस तरह हार मान लेते हैं। परंतु जो नौजवान उस सारे मार्ग में कांटों की मार सहता हुआ मंजिल पर पहुंच जाता है वह न केवल वीर माना जाता है बल्कि ये जीत उसके लिए बहुत शुभ शगुन मानी जाती है। यदि वह विवाहित न हो तो 1 वर्ष के अंदर उसका विवाह हो जाता है। यदि विवाहित हो तो उसके 1 वर्ष के अंदर लड़का पैदा होता है। ऐसा इन लोगों का विश्वास है। ये रिवाज गुजरात के आदिवासियों में भी प्रचलित है। गुजराती आदिवासियों में कोल और भील शामिल है और उपरयुक्त रिवाज उनकी ही सभ्यता का एक नमूना आज भी कुल्लू में विद्यमान है। कुल्लू की भाषा में एक शब्द है बटाल। जब एक ऊंची जाति का हिंदू किसी नीच जाति के यहाँ खाने पीने एवं दूसरे प्रकार के संबंध स्थापित करता था या सामाजिक निष्ठाओं के विपरीत आचरण करे तो उसे बटाल लगाया जाता था। बरादरी में उसका हुक्का पानी बंद हो जाता था और उससे सब व्यवहार तोड़ दिए जाते थे। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी निकटतम रिश्तेदार की किसी स्त्री या लड़की से सांठगांठ करता है तो उसे वटाल लगाया जाता है। बिल्कुल यही रिवाज संथालों में भी है जिसे वे लोग वटलाहा कहते हैं। निकट रिश्तेदारी में चरित्रहीनता का प्रमाण मिलने पर संथाल बरादरी में खलबली मच जाती है। तब बरादरी की एक बहुत बड़ी सभा बुलाई जाती है और उस व्यक्ति के लिए उचित सजा प्रस्तावित की जाती है जिसमें अन्य बातों के प्रति रिक्त बरादरी वालों को बहुत बड़ा खाना भी दिया जाता है। कुल्लू में भी बिटले हुए आदमी की शुद्धि रीति रिवाज के अनुसार संपन्न करके उस दिन बरादरी का खाना खिलाया जाता था। अब तो कानूनी तौर पर बटाल आदि शब्द अनावश्यक हो गए हैं। सामाजिक बंधनों की कड़ियां एक एक करके टूटती जा रही हैं, परंतु इस सांझी सभ्यता से इस पहाड़ी प्रदेश में कोल रीति रिवाज के प्रभाव का पता चलता है। शादी विवाह, नौजवान लड़के लड़कियों का आज़ादी से मिलना जुलना, इकट्ठे नाच रंग और शराब लुगड़ी जैसे नशे वाली वस्तुओं का प्रयोग, लड़के लड़कियों की अनुमति लेकर विवाह करना, स्त्रियों का तलाक लेना, किसी स्त्री के अन्य मर्द के साथ पकड़े जाने पर हर्जाना लेना, लड़कियों को शादी से पहले भगा ले जाना, किसी लड़की का किसी मर्द के घर जाकर बैठ जाना जिसे कुल्लू में घोरा पेशना कहते हैं, एक पति की 1 से अधिक पत्नियां होना या एक पत्नी के 1 से अधिक पतियों का होना, मामा और बुआ की लड़की से विवाह को उचित समझना, जादू टोना निकालने के लिए मुर्गा, सुअर, मछली आदि की बलि देना, यह सब रिवाज ऑस्ट्रिक भाषी कोल भील आदिवासियों के हैं और इनके दृष्टांत इस पहाड़ी प्रदेश में भी मिलते हैं जिसकी हम कहानी लिख रहे हैं। ये रीति रिवाज कुल्लू भर की अधिकतर आबादी में अपनाए गए हैं, यहाँ तक कि बाद में आई हुई आर्य जातियों ने भी उन्हें स्वीकार किया। इस संबंध में मिस्टर E.B. हेवल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल इन इंडिया पृष्ठ 9 पर इस दृष्टांत की व्याख्या करते हुए लिखा, अनार्य रीति रिवाजों को दबाया नहीं गया बल्कि उन्हें आर्य रिवाजों में शामिल कर लिया गया, क्योंकि आर्य शासन का ये एक नियत सिद्धांत था कि स्थानीय लोगों के सामाजिक रिवाजों और स्वाभाविक विधियों का आदर किया जाए। यही कारण है कि आरंभ से भेड़ बकरी चराने वाले और बाद में खेती बाड़ी करने वाले आर्यों ने जब विजय प्राप्त करनी आरंभ की तब आदिवासी लोगों से सामाजिक समझौते हुए और तब एक नई संस्कृति ने जन्म लेना शुरू किया। अवश्य ही आज हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था में 50% से अधिक परंपरा इन्हीं आदिवासी लोगों की शामिल है। अतः कुल्लू में इन सब आदिवासी रीति रिवाजों की बुनियादों में, जिनका हम विस्तार में ऊपर वर्णन कर आए हैं, प्राचीन समय के कुल लोगों का अस्तित्व और उनका कुलूत से संबंध सिद्ध होता है और जाहिर है कि इस बड़ी कोलारियन जाति की असल और सर्वथा संबंधित उपजाति के लोग इन पहाड़ों में आबाद कोली ही हैं। इसमें शक और संदेह की अब कोई गुंजाइश नहीं है। गुजरात और खानदेश में भी ये उपजाति आबाद है जिसे महादेव कोली कहा जाता है।
मिस्टर A.H. फ्रैंक लिखते हैं कि निर्मंड के कोली निसंदेह यहाँ के प्राचीनतम आदिवासी हैं और ये ऑस्ट्रोलाइड कोल आबादी का वे अंग हैं जो किसी तरह आर्यन संस्कृति में अपनी जगह न बना सके। डॉक्टर रंधावा के शब्दों में इसके साथ ही दूसरी जातियों ठाकर, कहार, नाई, गुजर, बोहरा आदि ने अपने आप को पूर्ण रूपेण आर्यन सभ्यता में ढाल लिया है और समाज में उचित स्थान बना लिया है, परंतु डूमना, लोहार, सोई आदि कोलियों की तरह ही जरा दूर दूर रहे। हालांकि तहसील पालमपुर के कोलियों ने कुल्लू के कोलियों की अपेक्षा अपना स्थान अधिक उचित बना लिया है और उनकी गिनती स्वर्ण हिंदुओं में होती है। हिमाचल सिरमौर के इलाके में भी दो तरह के कोली आबाद हैं, एक अंदर के और दूसरे बाहर के। उपर्युक्त सारे ऐतिहासिक प्रमाण अब ये विश्वास दिलाते हैं कि कुल्लू के कोली वास्तव में उस बड़ी कोलारियन जाति की ही बची बचाई निशानी है जो कभी हिमाचल के दामन में इस भूखंड पर सबसे पुराने समय में आबाद थी और इन्हीं कोल या कोली लोगों के कारण ही इस प्रदेश का नाम कुलूत पड़ा। इस बात का उल्लेख तो कई बार आ ही चुका है कि कुलूत शब्द वास्तव में कौलूत का ही दूसरा रूप है। इसी तरह इन शब्दों का एक और बिगड़ा हुआ शब्द कोल्टा है जो देहरादून और जौनसर बावर के पहाड़ी इलाकों तथा हिमाचल प्रदेश की जुब्बल, सिरमौर, रामपुर आदि 22 ठकुरायतों में बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें हम कोली कहते हैं। श्री R.N. सक्सेना ने अपनी पुस्तक सोशल इकोनॉमी ऑफ पोलिएंड्रस पीपल में इस बात की पुष्टि की है और लिखा है, कोल्टा लोग जो आदिवासियों के वंशज है प्रागैतिहासिक कोल सभ्यता की ही बची हुई निशानियां हैं। अतः ये सारे शब्द कोल्टा, कोल, कोली, कोलूत और कुलूत निसंदेह एक ही स्रोत अर्थात कोल से संबंध रखते हैं और अब इस सिद्धांत को स्वीकार करने में किसी शंका की गुंजाइश नहीं है कि कुल्लू वास्तव में कुलूत का संक्षिप्त रूप है और कुलूत या कौलूत नाम इस सारे पहाड़ी प्रदेश को केवल कोल और कोली जातियों के कारण मिला है। हिमालय के दामन में हिमाचल और गढ़वाल की तरफ जहां जहां तक ये कोली और कोल्टा लोग बहुत संख्या में आबाद थे, उस सभी इलाके को कुलूत कहा जाता था और इस बिना पर कुलूत एक बहुत बड़ा पहाड़ी प्रदेश था जिसका उल्लेख मुद्रा राक्षस नाटक में कश्मीर, सिंध और यूनान के साथ आया है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हम चौथे अध्याय में कराए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के युग में अर्थात ईसवी सदी से 300 वर्ष पहले भी इस उल्लेख में कुलूत के राजा को मलेच्छ राज कहा गया है। इसका कारण ही शब्द कुलूत है, क्योंकि कुलूत के राजाओं को प्रायः और साधारणतया कोली राजा या कोला राजा कहा जाता रहा है और कुल्लू के लोगों को कोले ही कहा जाता रहा है। हालांकि ना तो कुल्लू के राजे कोली हुए हैं और ना ही आज की सारी कुल्लूवी जनसंख्या कोलियों की है, परंतु कुलूत और कुल्लू नाम के कारण ऐसा कहा जाता है। कुल्लू से लेकर हिमाचल और गढ़वाल के जिन इलाकों में ये कोली और कोल्टा आदिवासी आबाद हैं, उनकी स्थिति सांस्कृतिक रूप से एक जैसी है। इनकी बहुत सी आबादी को खश, कनैत और दूसरे लोगों ने जमीन से वंचित कर दिया था और तब से ये वंचित ही चले आ रहे हैं। प्रायः ये लोग मुजारों के रूप में ही अपने मालिकों के लिए काम करते हैं या मजदूरी आदि करके पेट पालते हैं। बहुत से विद्वानों ने प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड अर्थात कोल जाति को निखाद भी लिखा है। ये निखाद लोग कुल्लू में भी आबाद थे। डॉक्टर रंधावा के शब्दों में हडिम्बा, जिसने भीम से विवाह किया था और जिसे कुल्लू के देवताओं में विशेष स्थान प्राप्त हैं, इस निखाद जाति से थी। संभवतः इसीलिए आज भी कुल्लूई भाषा में नखिद शब्द सबसे घटिया के लिए प्रयुक्त होता है। तब इसका अर्थ यह हुआ कि जब ये कोल, कोली, निखाद लोग सबसे घटिया माने गए थे, तभी इनको इनकी जमीनों से वंचित करके इन्हें दासों, नौकरों, हालियों और मुजारों का दर्जा दिया गया था। ये सोने के आभूषण नहीं पहन सकते थे। कहीं कहीं इन लोगों को पांव में जूता पहनने की आज्ञा नहीं थी। ये सब बातें इस परिणाम तक पहुंचने में सहायता करती हैं कि आर्यों के अधिकार प्राप्त करने से पहले यही कोल्टा, कोली लोग यहाँ के आदिवासी थे और इनसे वही बर्ताव विजेताओं ने किया जो हर पराजित से किया जाता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात इस ऐतिहासिक दौर की यह है कि इस पहाड़ी प्रदेश में दो सभ्यताओं का जिस ढंग से टकराव हुआ और जिस नीति पर इसमें समझौता हुआ और इसके परिणाम स्वरूप जिस सांझी सभ्यता ने जन्म लिया, उसकी सुंदर झलकियां इस इलाके में आज तक विद्यमान है।
विशेषतः धार्मिक भावनाओं और आध्यात्मिक विशेषताओं में तो स्वर्ण और हरिजन बरादरियों का इस कदर मेल मिलाप है कि देवता का गुर या चेला भी कोई हरिजन, कोली, डागी, लोहार, चमार हो सकता है। और देवता के पवित्र रथ उठाने में कई बार हरिजनों पर कोई पाबंदी नहीं, कोई परहेज नहीं।